हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर आने वाले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जिनकी वजह से अगर वो स्ट्रांग है तो उनकी वजह से आपका क्लेम पॉजिटिव रहेगा, अगर वो वीक है तो आपके क्लेम में 100% प्रॉब्लम आनी ही आनी है। सो पहला फैक्टर है रीइंस्टेटमेंट वैल्यू। अमूमन हम लोग अपनी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो हम लोग बेसिक सम इंश्योर्ड ले लेते हैं। सम इंश्योर्ड क्या लेते हैं हम लोग कि जब हमने वो कंस्ट्रक्ट किया था उस प्रॉपर बिल्डिंग को, तो उस टाइम पे उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1 करोड़ आई थी, आज से 5 साल पहले। फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारा एड ऑन करके 20 लाख रुपीज का शायद फर्नीचर एंड फिक्सचर आया। अब हम लोग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेके पॉलिसी कर देते हैं, बट ये बिल्कुल गलत तरीका है। रीइंस्टेटमेंट वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराएं या कंटेंट इंश्योरेंस कराएं तो उसमें हमेशा रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पे ही पॉलिसी कवरेज लेना बनता है। रीइंस्टेटमेंट वैल्यू का मतलब है कि अगर आपने वो बिल्डिंग, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम फर्नीचर अगर आज लेने जाएं या उस बिल्डिंग को बनाने जाएं तो उसकी कॉस्टिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि वो बिल्डिंग 1 करोड़ 5 साल पहले बनी थी, हो सकता है आज वो कंस्ट्रक्शन, लेबर कॉस्ट, सारी चीजें बढ़ चुकी हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज 1 करोड़ 20 लाख आती है। वो 20 लाख का जो फर्नीचर था आज उसकी कॉस्टिंग 25 या 30 लाख रुपए आती है। तो अपने को 1 करोड़ 20 लाख प्लस 25 या 30 लाख जो भी उसका आज के टाइम से सेम फर्नीचर लेने के लिए जो कॉस्टिंग आ रही है, सेम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो हमें कंसीडर करनी है। इट्स कॉल्ड रीइंस्टेटमेंट वैल्यू। तो हमेशा रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पे ही इंश्योरेंस कवरेज का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसकी वजह से क्लेम में प्रॉब्लम आती है, एंड वो है डिस्क्रिप्शन। हम लोग पॉलिसी कर देते हैं, पॉलिसी में सम इंश्योर्ड ले लेते हैं, कंटेंट कवरेज ले लेते हैं, फर्नीचर फिक्सचर कवरेज ले लेते हैं, टेररिज्म कवर करा लेते हैं, फ्लड एंड एडिशनल कवरेजेस ले लेते हैं, बट प्रॉपरली हम डिस्क्राइब ही नहीं करते अपनी पॉलिसी कवरेजेस में कि बिल्डिंग का बहुत से अदर फैक्टर्स भी हैं, सिर्फ आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए कि माई कंस्ट्रक्शन including of plinth and foundation, including of my parking area, including of my gate, walls, including of railing, including of boundary walls। ये डिस्क्रिप्शन में लिखना बहुत जरूरी है। बहुत से घरों में, बहुत सी प्रॉपर्टीज के अंदर बेसमेंट भी होते हैं और वो हम लिखते नहीं है, और इसकी वजह से हम कंपनी को चांस दे देते हैं क्लेम रिजेक्शन। बहुत से घरों में, बहुत सी प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग वाटर टैंक बनाते हैं अंडरग्राउंड और वो भी डिस्क्रिप्शन में नहीं देते। सो ये भी हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज आल्सो इंक्लूडिंग द अंडरग्राउंड वाटर टैंक। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज दैट द इंटरनल वायरिंग, वो लिखा नहीं होता है और भगवान अगर इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कंपनी के पास तो चांस है आपके क्लेम को डिले या रिजेक्ट करने का। सो डिस्क्रिप्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर। डिस्क्रिप्शन इवन ऑल्सो डिस्क्राइब कि अगर जो कंटेंट है आपका, फॉर एग्जांपल आपने सीलिंग करा रखी है तो इंक्लूड उसमें लिखना है कि दिस कंस्ट्रक्शन और इंक्लूडिंग ऑफ दिस फिक्सचर, furniture and fixture, including of fall ceiling and all. Every factor need to describe properly. It's not about the basic sum insured. It is not only about your features, your add-on. It is about two things. One is your reinstatement value, and second is all about how you have described your. If you have internal roads, for example, अगर आप उसका भी कवरेज कराना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जरूर दें। आपने कोई इंटरनल छोटा मोटा रोड निकाल रखा है तो उसको भी डिस्क्रिप्शन दें। अगर कोई फ्लड की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कवर तभी होगा। सो स्टे इन टच फॉर मोर अपडेट्स। अगर अच्छा लगे तो प्लीज जरूर शेयर करें। फॉर एनी इंफॉर्मेशन feel free to speak with us. We would be very very happy to be a part of right knowledge in your life. Looking forward, wish you all the best. Please kindly forward my best wishes and regard to your family. Wish you all the best. Stay progressive, stay connected.